हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BA सिलेबस में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 यानी कि बिहार बोर्ड, जिसे आप लोग इंटर कहते हैं, उसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। जल्द ही क्यों, फरवरी 2023 में होने वाला है। और इस तरह के मॉडल पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आने वाला होता है। बस क्वेश्चंस 2-4 लड़ जाते हैं। बस इस तरह के वीडियोस देखने के लिए अगर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बता देंगे इसको कि ये है ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो 2023 के एग्ज़ाम पर आधारित है। और आप लोग बता दें कि जो 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 50% ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% सब्जेक्टिव रहेगा। सो आप लोगों को ये बात ध्यान में रख लेना है। और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को झूम कहते हैं। तो आप लोगों को ये बात पता ही होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को झूम कहते हैं, जो बिहार में भी देखने को मिलता है। सो जो लोग बिहार के हैं ऑब्वियसली बिहार के ही होंगे, क्योंकि ये जो है बिहार के ही 12th क्लास का मॉडल पेपर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है। तो कौन सा फसल पेय फसल है? गन्ना है क्या? बिल्कुल नहीं है। गेहूं है? नहीं। चाय है? तो ये लग रहा है, यानी कि चाय एक पेय फसल है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इस तरह की फसलें पेय फसल कही जाती हैं। अगला देखते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो चीनी, जूट, सीमेंट, सूती वस्त्र। तो इन चारों में से ये तीनों जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं और जो सीमेंट है वो कृषि पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। देखते हैं अगला, पारिस्थितिकी विकास का प्रमुख अवधारणा क्या है। तो पारिस्थितिकी विकास का प्रमुख अवधारणा देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, समन्वित पारिस्थितिकी विकास, सतत पारिस्थितिकी विकास। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से सभी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं अगला, निम्नांकित राज्यों में से किस में जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है। सो जवाहरलाल समुद्री पतन किस राज्य में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में अवस्थित। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो ये हो जाएगा हल्दिया। हल्दिया जो है एक स्थलबद्ध यानी कि बिना स्थल का पोताश्रय है। ठीक है, देखते हैं अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 121.01 करोड़ ये है भारत की कुल जनसंख्या। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। सो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? व्यवसाय है, शिक्षा है, काम और रोजगार है, या विवाह है। तो इनमें से जो काम और रोजगार जो है यही एक कारण है पुरुष प्रवास का। भारत की जनगणना के अनुसार यानी कि पुरुष जो है किसकी वजह से, यानी काम और रोजगार की वजह से दूसरे जगहों पर, दूसरे क्षेत्रों या राज्य जो भी आप लोग कह सकते हैं उसमें स्थानांतरित करते हैं। तो यही होगा, काम और रोजगार की वजह से ही लोग दूसरे जगह पे जाते हैं। इस तरह से आप लोग समझने की कोशिश करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है नगर के लक्षण का अंग नहीं है। तो जनसंख्या आकार का 5000 व्यक्तियों से अधिक होना, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, या नगर पालिका निगम का होना। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना।
यही जो है एक विशेषता नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये जनगणना के अनुसार विशेषता जो है नगर के लक्षण का अंग या विशेषता आप लोग कह सकते हैं वो है। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, रबड़, गेहूँ। कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, गेहूँ। तो इनमें से जो कौन सी फसल जो है वो रोपण नहीं है तो वो हो जाएगा गेहूँ, क्योंकि इस फसलों को रोप के जिस तरह आप लोग कह सकते हैं बोया जाता है, और गेहूँ को जो है बिना ऐसे किए मतलब जो भी रोपण फसल नहीं है गेहूँ। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो कृषि, ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। व्यापार, आखेट, बुनाई, इनमें से जो है वो हो जाएगा व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? तो है कह रहा है तो कहवा, गन्ना, रबड़, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा रोपण की फसल है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी जो है रोपण फसल है। अगला देखते हैं, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बागाती कृषि जो है सर्वाधिक मात्रा में विकसित है, ये हो जाएगा आप लोगों को दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र के अंतर्गत बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में विकसित है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लौह अयस्क की किस्म नहीं है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नेनाइट या सेडेराइट। तो इनमें से जो कौन सा अयस्क है जो लौह अयस्क का किस्म नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है लौह अयस्क का किस्म नहीं है। मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मेसाबी श्रेणी का संबंध जो है वो लौह अयस्क से है। ठीक है। गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है कहाँ? तो गहन निर्वाचन कृषि जो कहाँ प्रचलित है? तो ये हो जाएगा चीन में। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता ये हो जाएगा चाइना। डेफिनेटली लग रहा है, नहीं चाइना नहीं होगा, जर्मनी होगा। जर्मनी में जो है निर्यात होने वाली वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? CIS का है, साफ्टा का है, सार्क का है, आसियान का है। तो इनमें से जो है वो सार्क का सदस्य है भारत। सह सदस्य पूछ रहा है तो सह सदस्य सार्क का सह सदस्य है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है तो इराक जो है ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये जिनेवा में है। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो मैदानी का जो है स्थलाकृति का उपयोगी साधन है। जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? जनसंख्या स्थानांतरण जो है वो 8 प्रकार का होता है। जनसंख्या स्थानांतरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। सर्वाधिक प्रवास हुआ है कहाँ? सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ये हो जाएगा ऊपरी गंगा घाटी में। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है? तो भारत का पहला प्रवास किस महाद्वीप में हुआ है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? तो सागर तट पर अवस्थित है मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय शहर है? अमृतसर, अंबाला, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों जो है वो भारतीय शहर है, उत्तर भारतीय शहर है। देखते हैं अगला। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को गुच्छित कहते हैं, गुच्छित। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
किस फसल को उजला सोना कहते हैं? किस फसल को उजला सोना कहते हैं? तो ये होगा कपास को उजला सोना कहते हैं। हरा सोना पूछे, हरा सोना किसको कहते हैं? तो हरा सोना कहते हैं चाय को। ठीक है, देखते हैं अगला। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है, सर्वोच्च सड़क तो है भारत में, विश्व की सर्वोच्च सड़क तो है, लेकिन ये है कहाँ? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका सही होता है। तो ये है लेह एवं मनाली में। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर अवस्थित नहीं है? तो ग्रैंड ट्रंक सड़क को हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। तो इस सड़क पर अवस्थित नहीं है कौन सा शहर? तो इनमें से आपको जवाब देना है। तो इनमें सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ जो है जीटी रोड पर अवस्थित नहीं है। देखते हैं अगला। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल से होकर NH7 नहीं गुजरता है। अगला देखते हैं। कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेल जो है किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। भारत का सबसे कम आयात होता है, भारत का सबसे कम आयात होता है किन देशों से? किन जगहों से भारत का सबसे कम आयात होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोपीय देशों से। भारत का तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला तंबाकू का ये जो कौन सा बंदरगाह है जो तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है? तो ये हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है? तो पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है हल्दिया, कांडला, मुंबई, न्यू मैंगलोर। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा हल्दिया। हल्दिया जो है वो पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है? तो देखते हैं इसका सही जवाब होगा चेन्नई जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय पतन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय पतन है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोच्चि, कारवार, कोलकाता, मुंबई। तो इनमें से सही जवाब होगा कोच्चि जो है अंतर्देशीय पतन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सारे क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस तरह से धीरे धीरे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का और वो क्या कहते हैं हिस्ट्री का और वो हो जाएगा इकोनॉमिक्स। आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सारे सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड भी किया जाएगा इस चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मॉडल पेपर। और बस इसके लिए आप लोगों को सारे, अगर जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं एक भी सब्जेक्ट मिस न कीजिए। सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, MCQs और जितना हो सके सॉल्व करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये अलग अलग भी प्रोवाइड होंगे, ताकि आप लोगों को इस तरह से इस चीज़ों से भी वंचित न रहना पड़े। बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को बता दें कि ये 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्नों को 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 10 प्रश्न होंगे। अगर ये आप लोगों को आएगा, इनमें से 10 प्रश्न बनाना है। 15 प्रश्न अभी आ सकते हैं। 15 प्रश्न आएंगे जिनमें से 10 का आंसर करना होगा, जिसका एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस तरह आप लोगों को 15 में से 10 क्वेश्चन बनाने होंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नंबर आप लोगों को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न से बन जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है कि नहीं 10 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी कि देखते हैं कितना क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है कि इनमें से 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं अगला।
बस्ती किसे कहते हैं, ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो बस्ती किसे कहते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो बस्ती से अभिप्राय उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं और जहां लोग सारा कार्य एक निर्मित क्षेत्र के भीतर ही करते हैं, एक निमित क्षेत्र के भीतर ही करते हैं। ये सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती। तो बस्ती किसे कहते हैं और ये कितनी प्रकार की होती हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेघालय में स्त्री विवाह कानून क्यों है। तो मेघालय में आदिवासी समाज में स्त्रियों को विवाह के पश्चात मायके में रहना होता है। ऐसा वहाँ के समाज की परंपरा के कारण होता है, इसलिए यह कानून बन गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मेघालय में स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए वहाँ की जो मतलब स्त्रियों को शादी करके दूसरे जगह न जाने की बजाय खुद के घर में ही रहना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बताइए। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। तो बायोगैस और बायोमास ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप एक ही ना समझें। बायोगैस जो आप लोग गोबर गैस, जो बायोमास खरपतवार से बनता है, ये गोबर गैस बनता है, ऐसा कुछ होता होगा। चलिए देखते हैं अगला, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। तो परिवहन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उत्तर देखते हैं। परिवहन से विचार, सूचनाएं, यात्री तथा अन्य वस्तुएं आती जाती हैं। परिवहन द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की जाती हैं। परिवहन के 3 साधन हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो परिवहन क्या है और ये इनके क्रियाकलापों को, किन क्रियाकलापों को व्यक्त करता है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को डेफिनेटली पता चल गया होगा। देखते हैं अगला, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो ये ऐसे जो मानव विकास सूचकांक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बोर्ड में आने की संभावना बन रही है, तो इसे आप ना छोड़ें। देखते हैं इसका आंसर, मानव विकास के मापन के लिए जिन मापकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घजीविता, ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर मुख्य सूचक हैं। ठीक है, इनके 3 सूचक हैं, दीर्घजीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर। देखते हैं अगला कहता है, अगला कहता है कि कृषि क्रांति ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। तो कृषि क्रांति जो है लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। तो कृषि में आई क्रांति से मानव विकास, मानव सभ्यता के अस्थायी चरण की शुरुआत हुई। ठीक है, कृषि क्रांति ने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया, इसके कारण निम्नलिखित हैं। तो कारण भी आप लोग देख लें, कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है कृषि एवं दूसरी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक दस्तकारी के कार्यों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही मानव द्वारा सौंदर्य बोध का विकास हुआ। दूसरा है, अब मानव के पास अन्य कार्य जैसे चिंतन, मनन आदि के लिए काफ़ी समय मिलने लगा। तीसरा क्या कहता है, कृषि अथवा दस्तकारी उत्पादों के व्यापार के कारण नए परिवहन मार्ग खुले, इससे लोगों में संपर्क भी बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप जो कहते हैं वे वैसे क्रियाकलाप जिनमें प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, खनन आदि से प्राप्त उत्पादों को शक्ति चलित मशीनों द्वारा अथवा हाथ द्वारा अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इन्हें द्वितीय क्रियाकलाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीय क्रियाकलापों द्वारा प्राथमिक उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके द्वितीय प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो गया द्वितीय क्रियाकलाप की परिभाषा। इसे आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोगों के दिमाग में ना बैठे, तो इस वीडियो को 2 या 3 बार डेफिनेटली ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में डेफिनेटली बनने ही वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए
हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को 3 बार से ज़्यादा अगर देख लेंगे, नेक्स्ट मिनिमम 3 बार अगर आप लोग देख लेंगे ना, तो आप लोगों को ये बहुत सारे इसमें से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए फसल गहनता में वृद्धि की विधि आवश्यक है। इस विधि के द्वारा भूमि को कम मात्रा में एक वर्ष में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंकीय विभाजक क्या है? अंकीय विभाजक क्या है? तो सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है, विश्व में असमान रूप से विभाजित है। राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं हैं। वे अपने नागरिकों को सूचना संचार तकनीक किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं? विकसित देश इस कार्य में आगे है, जबकि विकासशील देश अभी पीछे है। इसे डिजिटल विभाजक कहा जाता है। इसी को डिजिटल विभाजक न कह के अंकीय विभाजक के तौर पर पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी कि डिजिटल विभाजक अभी आप लोगों को मिल गया। डिजिटल विभाजक को ही अंकीय विभाजक कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो यह परिवहन का सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की लागत कम होती है। दूसरा क्या कहता है कि इसमें भारी सामान आसानी से ढोया जा सकता है। तीसरा, इनका रख रखाव नहीं करना पड़ता। चौथा जो है, जल मार्गों के लिए रेल पटरी अथवा सड़कें की भांति मार्ग नहीं बनाने पड़ते हैं। सो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करें। तो पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताया जाता है आंसर में कि पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का पार्श्व प्रदेश होता है, यानी कि पीछे का, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि प्रदेश के पीछे के जितने भी विकासशील यानी कि प्रदेश हो गया, इसके पीछे, इसके आसपास या फिर इसके पीछे कितने विकास हो चुके हैं या हो रहे हैं, इस तरह के बातों को, इस तरह के विकास को पृष्ठ प्रदेश का इस तरह मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का पार्श्व प्रदेश होता है, यानी कि पीछे का प्रदेश होता है। पृष्ठभूमि के नगरों, उपनगरों आदि से पतन तक समान यात्रियों तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। विदेशों से आयात किया माल पतन से भीतरी भागों तक जिस दूर तक पहुंचाया जाता है तथा देश के आंतरिक भागों में बना माल विदेशों को निर्यात के लिए पतन पर पहुंचाया जाता है, वह उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। अगला देखते हैं, आयु संरचना का क्या महत्व है? तो आयु संरचना का महत्व को देख लेते हैं। आयु संरचना का क्या महत्व है ये देखते हैं। आयु संरचना का एक देश के जननांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। यदि जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। इसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है कि 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या होने की अधिक संभावना होती है, जो देश के संसाधनों को दोहन करने में सहायक होता है। तीसरा क्या कहता है कि 60 वर्ष से ऊपर के आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जननांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आयु संरचना के महत्व को डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय यह है कि एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर होने वाला जनसंख्या संबंधित परिवर्तन को दर्शाता है। इस परिवर्तन का प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे जनसंख्या वृद्धि की दर कहा जाता है। संसार की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर 1.4% है। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? तो पहला है
विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। दूसरा, यह सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। तीसरा, इसके अधिकार क्षेत्र में निर्यात निरीक्षण की आवश्यकता, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के स्तरों की जांच करना आदि सम्मिलित है। अगला देखते हैं, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से देखते हैं। 3 आधारभूत क्षेत्र यानी मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच। तो स्वास्थ्य का जीवन का अर्थ है कि किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वास्थ्य, जीवन तथा शिक्षा मानव विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है। चलिए, स्वेज नहर के महत्व को दर्शाएं। स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, डेफिनेटली बनेंगे ही। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया है। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रदेश मार्ग प्रदान करता है। यह नहर लगभग 160 किलोमीटर लंबा और 11 से 15 मीटर गहरा है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमासा अंतरीप मार्ग की तुलना में घटाता है। ये है स्वेज नहर का महत्व। और हो सके तो आप लोग नोट करके चलिए। फिर नोट करने में क्या होता है कि आप लोग इस तरह क्वेश्चन को याद भी कर लेंगे और नोट्स का नोट्स भी हो जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को हर जगह खोजना नहीं पड़ेगा। एक नोट्स आप लोग रखे रहिएगा, उसे खोलिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी तरह से बनेंगे और इस तरह से आंसर भी आप लोगों को देना है। यही फ़ायदा होता है मॉडल क्वेश्चन का, मॉडल पेपर का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो जल परिवहन के लाभ मैंने कहा ही कि आप लोगों को 18 क्वेश्चन में जो है 10 क्वेश्चन को आंसर देना है। 10 क्वेश्चन का आंसर यानी कि 8 क्वेश्चन जो आप लोगों को छोड़ देना है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है ये कि आप लोगों को 18 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को जो मन करी वो क्वेश्चन दीजिए, 10 क्वेश्चन देना ही देना है। तो जल परिवहन के क्या लाभ है? तो जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि उसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। जल परिवहन को महासागरीय मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। तो ये है जल परिवहन के लाभ। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तृतीय क्रियाकलापों के वर्णन को लेकर। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं को उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर, अध्यापक, धोबी, नाई, दुकानदार आदि की सेवाएं इनके सामान्य उदाहरण हैं। तो ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अगले बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स का होता है, जिनमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है जो 5 मार्क्स का होता है, और ये होता है पूरे टोटल क्वेश्चन का 15 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न का। इस तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि 50 में से जो है 20 क्वेश्चन जो हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न का, और 15 क्वेश्चन इसमें हो गया। तो 35 क्वेश्चन ये हो गया, और जो 35 क्वेश्चन यानी कि 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 70 क्वेश्चन। तो आप लोगों को 100 में से 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल रहता है, 100 में से 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 क्वेश्चन का थ्योरी रहता है। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं अपने सब्जेक्ट के MCQ, सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के बारे में, और जस्ट इसी तरह एग्ज़ाम में आप लोगों को आएगा। तो इसे बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को कम से कम 3 पेज में देना है। 3 पेज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देंगे
तभी आप लोगों को 5 नंबर प्रोवाइड हो पाएंगे। तो देखते हैं, और इससे आप लोगों को किस तरह आंसर देना है ये भी समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित क्यों है? तो भारत में राज्यों के अनुसार सिंचित क्षेत्रों का वितरण बहुत असमान है। मिजोरम में कुल सिंचित क्षेत्र 7,000 हेक्टेयर है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। सिंचित क्षेत्र के अनुपात की दृष्टि से पंजाब जो है सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा, उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार उत्तरी मैदान देश का सबसे महत्वपूर्ण सिंचित क्षेत्र है। इस मैदान में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के लिए अनेक प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की सुविधाएं अपेक्षाकृत बहुत कम उपलब्ध हैं। उत्तरी विशाल मैदान में सिंचाई अधिक विकसित होने के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं इसके कारण देख लेते हैं। उपजाऊ भूमि। उत्तरी विशाल मैदान में मृदा बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। दूसरा है मुलायम मृदा का होना। यानी सतलज गंगा के मैदान में मृदा मुलायम होने के कारण नहरें तथा नलकूप बनाना आसान है, जबकि यह सुविधा प्रायद्वीपीय भारत में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण नहीं है। तो देख लेते हैं अगला कारण, बारहमासी नदियाँ। तो बारहमासी नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? उत्तरी बिहार की नदियाँ, यानी कि गंगा नदी डेफिनेटली। तो गंगा नदी जो है उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं, और ये जो उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती है, इसलिए उनमें सदैव जल रहता है जो नहर निकालने के लिए आवश्यक है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, उनमें सदैव पर्याप्त जल नहीं होता है, इसलिए सिंचाई के साधन नहीं बनाए जा सकते। समतल मैदान। तो समतल मैदान में देखते हैं, भारत का उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है। इस मैदान में नदियां मंद गति से बहती हैं, जिससे नहरें निकालना आसान है। समतल मैदान में कृषि भूमि भी बहुत होती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सुविधा प्रायद्वीपीय भारत में उपलब्ध नहीं है। इन उपयुक्त कारणों से उत्तर भारत के विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की व्यावसायिक, इस तरह देख लेते हैं, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है? संसार में पाए जाने वाले व्यावसायिक संरचना के 4 प्रमुख वर्गों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना है। व्यावसायिक संरचना में क्या क्या आएंगे? किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत संलग्न जनसंख्या का आनुपातिक वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन शामिल हैं। आज भी विकासशील देशों में बहुसंख्यक लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हैं। प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोगों का जीवन प्रायः साधारणतः तथा निम्न स्तर का होता है। देखते हैं द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय क्या करता है? तो द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति उत्पादन आते हैं। जिन क्षेत्रों में अथवा देशों में निर्माण उद्योग अधिक विकसित होते हैं, उतनी ही उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, उत्तरी कोरिया जैसे देश अपने औद्योगिक विकास के लिए बलबूते पर ही संपन्न और विकसित राष्ट्र हैं। तृतीयक व्यवसाय देखते हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। अतः अति उच्च औद्योगिकृत, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, अति उच्च औद्योगिकृत देशों में तृतीयक कार्यों में लगे लोगों का अनुपात 40 से 45% तक है। यह उच्च आर्थिक स्तर का प्रतीक है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर उच्च होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष को अन्य लोगों की सेवाएं भी सुलभ होती हैं। यूके तथा अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। चतुर्थक व्यवसाय क्या करता है? इस व्यवसाय के अंतर्गत अधिक बौद्धिकतापूर्ण व्यवसाय शामिल किए जा रहे हैं, जिनका कार्य चिंतन, शोध तथा विचारों का विकास कार्य है। इस वर्ग में अभी कम संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, परंतु इसकी आय सर्वाधिक है।
ये अत्यधिक गतिशील है। इस वर्ग के व्यक्ति नए विचार देते हैं, अनुसंधान तथा विकास में भी योगदान देते हैं। ये लोग उच्च वेतन और अधिक सुविधाओं के लिए मौका मिलते ही कंपनियां बदल देते हैं। तो ये हो गया चार व्यवसाय की बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतन कितने प्रकार के होते हैं? सो पतन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। पतन जो है वो होते हैं, बहुत ज़्यादा है। पतन जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, जिस तरह आप लोगों को दिखाया गया है। पतन 9 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सवारी पतन। से पतन जहां दूसरे देशों के लिए यात्रियों को ले जाता है अथवा दूसरे यात्रियों को ले आया जाता है। तो ये हो गया सवारी पतन, यानी कि दूसरे देशों के यात्रियों को लाया जाता है और अपने देश के यात्रियों को दूसरे देश में ले जाया जाता है। ये सवारी पतन है, ये काम होता है सवारी पतन का। वाणिज्यिक पतन जो है ये मुख्यतः सामान के निर्यात आयात के कार्य को संपन्न करते हैं, यही होते हैं वाणिज्यिक पतन। आंत्रैपे पतन, आंत्रैपो पतन जो है ऐसे पतनों पर जो माल आता है उसका गंतव्य अन्य देश होते हैं, अतः उसका माल का संचय बड़े गोदामों में किया जाता है तथा दूसरे देशों को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए एशिया में सिंगापुर तथा यूरोप में रॉटरडम तथा कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्रों के लिए आंत्रैपो पतन है। बाह्य पतन, तो ये गहरे पानी के पतन है। ये वास्तविक पतनों से दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं, क्योंकि जलपोत या तो अपने बड़े आकार के कारण अधिक मात्रा अवसाद एकत्रित होने के कारण वास्तविक पतन तक नहीं पहुंच पाते। बस्टिल ऐसा ही पतन है, तो इसका उदाहरण भी एक मिल गया बाह्य पतन का, बस्टिल। देखते हैं अगला, पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन को क्या कहते हैं? तो पैकेट स्टेशन को फेरी पोर्ट कहते हैं। फेरी पोर्ट कहते हैं, फेरी पोर्ट। ठीक है, बन रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ। पैकेट स्टेशन, इनको फेरी पोर्ट भी कहा जाता है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। और इनका प्रयोग जो है छोटे समुद्री मार्गों से आने वाले यात्रियों को उतारने चढ़ाने तथा डाक लेने तथा देने के लिए भी किया जाता है। इसमें प्राय 2 स्टेशन आमने सामने होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल के एक ओर डोवर और दूसरी ओर कैले है। आंतरिक पतन, ये पतन समुद्र से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं, परंतु नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े हुए होते हैं, जिससे विशेष प्रकार के पोत बाजरों की सहायता से इन तक पहुँचते, जैसे मैनचेस्टर, मेम्फिस, कोलकाता, हांगकांग। नेवी पतन, तो नेवी पतन कैसे होते हैं? यहाँ नौसेना के लड़ाकू जहाज खड़े होते हैं। भारत में कोचीन इसके उदाहरण है। नेवी पतन के उदाहरण है नौसेना के लड़ाकू और भारत के कोचीन बंदरगाह। पोर्ट ऑफ कॉल, तो ये ऐसे बहुत से ऐसे पतन समुद्री मार्ग के साथ विकसित हुए हैं जहां जलपोत ईंधन, पानी तथा खाना लेने के लिए रुकते हैं। इस प्रकार के पतनों में अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर है। ठीक है, अगला देखते हैं। तेल पतन यानी कि ऑयल पोर्ट्स, तो इस प्रकार के पतन वर्तमान शताब्दी की देन है तथा इनका विकास हाल ही में हुआ है। तेल का महत्व आधुनिक अर्थव्यवस्था में बढ़ता ही गया, फलस्वरूप ऐसे पतनों का आविर्भाव हुआ है जो तेल के निर्यात एवं आयात में विशिष्टता प्राप्त कर चुके हैं। इनमें टैंकर पतन है, जहां तेल के टैंकर आकर खड़े होते हैं। कुछ परिष्करणशाला के पतन हैं जहां परिशालाएं स्थापित हो गई हैं, जैसे वेनेजुएला में माराकायाबो, ट्यूनीसिया का अस्खीरा तथा लेबनान का त्रिपोलो। टैंकर पतन तथा अबादान परिष्करणशाला का पतन है। देखते हैं अगला, ये अंतर समझा रहा है। इस तरह का अंतर भी आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। प्राथमिक तथा द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर। तो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर देखते हैं हम लोग। प्राइमरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो दोनों एक्टिविटीज़ में हम लोग अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर क्या कहता है? प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के विकास से संबंधित है, जबकि द्वितीय क्रियाकलापों से तात्पर्य है मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संसाधित करते
उसमें नई वस्तुओं को परिवर्तित करने से है। ये कह रहा है कि ये नेचुरल तरीके से प्राप्त होती है, और ये तो ये जो कह रहा है कि कच्चे माल को उसमें संशोधित करके नई वस्तुओं में परिवर्तन, यानी कि ये कह रहा है कि कच्चा माल, और ये कह रहा है कि उसे परिवर्तित करके नया वस्तु परिवर्तन। और दूसरा कहता है कि मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप में वस्तुएं प्राप्त करता है, और ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार के क्रियाकलापों में उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड आंसर कहता है कि धरातल से प्राप्त ये पदार्थ कच्चे माल के रूप में भोजन सामग्री बनाने तथा वस्त्र बनाने तथा अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इस प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होने के साथ साथ उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। देखते हैं फोर्थ वाला अंतर, आखेट संग्रहण, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि आदि प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाकलाप हैं। तो ये दोनों अंतर आप लोग समझ गए होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। देखते हैं अगला, मानव विकास की संकल्पना की विवेचना करें। तो मानव विकास की संकल्पना क्या है? तो यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। यदि समग्र दृष्टि से विचार करें तो केवल धन के द्वारा जन कल्याण संभव नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के सामने मानव विकास का लक्ष्य रखा। दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। मानव विकास के कतिपय निम्नलिखित उद्देश्य हैं। चलिए देखते हैं। पहला उद्देश्य राजनैतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान प्रत्येक मानव की प्रमुख चाहत है। दूसरा, मानव विकास की प्रक्रिया में स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी को शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है कि विकास लोगों के हित और कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि लोगों के विकास के लिए। अगला देखते हैं, विकास सहभागी होना चाहिए। सभी लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण की क्षमताओं को विकसित करने के लिए विनिवेश के अवसर मिलने चाहिए। ये हो गया कुछ मानव विकास की संकल्पना जो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको फॉलो करने की। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो ये दोनों बस्तियां, यानी कि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी बन चुका है कि बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, और दीर्घ उत्तरी में भी इस तरह क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में बनते हैं। लॉन्ग टर्म में इनका आंसर आप लोगों को देना होता है 2 या 3 पेज, या वो उससे भी ज़्यादा आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इस तरह के ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के बारे में कहा गया है, उनकी विशेषताओं को दर्शाने के बारे में कहा गया है। तो उनकी विशेषताएं देखते हैं अगले क्वेश्चन। ग्रामीण बस्तियां कैसी हैं? तो वे बस्तियां जो भूमि से सीधी तथा काफ़ी नज़दीक से जुड़ी हुई होती है वही ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। इन बस्तियों में मुख्यतः लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय मतलब कृषि, पशुपालन, यही सब प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ग्रामीण बस्ती का भूमि से गहरा संबंध तथा प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि कृषि करना, यही कह रहा है ये। और ग्रामीण बस्ती में लोगों का प्रमुख कार्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य जैसे प्राथमिक कार्य होते हैं। अगला कह रहा है कि उनके आकार अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए देखते हैं नगरीय बस्ती की तरफ। नगरीय बस्ती कहता है कि वे बस्तियां जहां अधिक क्रिया में संकेंद्रित होती हैं, यानी कि अर्बन स्टिमुलेट्स जहां अधिक संकेंद्रित होती हैं और जहां अधिकतर लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लगे होते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो अधिकतर लोग जो है गौण एवं तृतीयक व्यवसाय करते हैं। और देखते हैं दूसरा, आवासीय स्थलों की कमी के कारण नई मंजिल वाली इमारतें होती हैं और नगरों में ग्रामीण से अधिक सुविधाएं पाई जाती हैं और नगरों में प्रदूषण की भी समस्या होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा, उनकी विशेषताओं के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियोस आप लोगों को हर दिन प्रोवाइड की जाएंगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, इकोनॉमिक्स, आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है
और हाँ, कंपटीशन से रिलेटेड भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग बने रहिए बीए सिलेबस के साथ, और बीए के भी सारे सिलेबस धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। और आप लोग टेंशन ना लें, इस तरह के जो मॉडल पेपर है उसे आप डेफिनेटली देखते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। थैंक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।